हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 152। और आज के लेक्चर में सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे भाई YDAC यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ध्यान से देखना भी। अगर अपन बात करें अब तक के चैप्टर की, तो अब तक के चैप्टर में अपन ने प्रकाश की प्रकृति, इसके बाद में अपन ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति, इसके बाद में तरंगाग्र पढ़ लिया और व्यतिकरण अपन ने कंप्लीट कर दिया अभी। ठीक है ना, व्यतिकरण का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो अपन ने कंप्लीट कर दिया। तो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं YDAC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो क्या होता है देखो ध्यान से। यंग का द्विछिद्र प्रयोग। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इसका एक फेमस नाम है YDAC। YDAC से इसको जाना जाता है। तो बात सुनना भी होता क्या है। सबसे पहले व्यतिकरण है, उसका प्रायोगिक प्रदर्शन है भाई। एक्सपेरिमेंटल उसका जो एविडेंस है यानी प्रैक्टिकली जिसका डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रायोगिक प्रदर्शन है, वो क्या है भाई, वो आपके पास है यंग का द्विछिद्र प्रयोग है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, व्यतिकरण का प्रायोगिक प्रदर्शन करता है भाई ये। बात नंबर 1, ये क्या करता है, व्यतिकरण का प्रायोगिक प्रदर्शन करता है। इसके बाद में यंग क्या करता है भाई, यंग किसी एक ही स्रोत को, एक वर्णीय स्रोत की बात कर रहे हैं अपन, एक वर्णीय स्रोत को तरंगाग्र के विभाजन के द्वारा दो कलासमान स्रोतों में डिवाइड करता है। तो इसमें एक वर्णीय प्रकाश स्रोत को तरंगाग्र के विभाजन द्वारा दो कलासमान स्रोतों में विभाजित किया जाता है। तो ध्यान से देखना, देखो इसके अंदर एक तो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होना चाहिए, ठीक है ना, और एक ध्यान से देखना देखो तरंगाग्र के विभाजन द्वारा। तो इसके अंदर कलासमान स्रोतों की प्राप्ति किस प्रकार से की जाती है भाई, तरंगाग्र के विभाजन के द्वारा दो कलासमान स्रोतों में विभाजित किया जाता है। अब ऐसा अपन कैसे करते हैं, ध्यान से, यहां पे अपने पास इस प्रकार से कोई एक स्क्रीन है, पर्दा, ये अपने पास है क्या भी पर्दा, फिर उसके बाद ये अपने पास है क्या, इस प्रकार से पर्दा। तो देखिएगा ध्यान से देखो, यहां पर अपने पास क्या होता है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होता है जो क्या करता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का एक विशिष्ट तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है। ये तो आपके पास हो जाएगा एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत हो जाएगा अभी। इसके बाद इसके सामने अपन क्या कर देते हैं, इस प्रकार से एक स्लिट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, स्लिट। अब ध्यान से देखना, देखो ये जो प्रकाश स्रोत है ये क्या करेगा, इस स्लिट को प्रकाशित करेगा, और इस स्लिट को प्रकाशित करेगा तो ये स्लिट क्या करेगी, यहां से तरंगाग्र उत्सर्जित करेगी, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा, इस प्रकार से तरंगाग्र उत्सर्जित होगा। ये तरंगाग्र बना देते हैं अपन।
गोलीय तरंगाग्र यहां से इस प्रकार से उत्सर्जित होता है। तो यहां से इस प्रकार से गोलीय तरंगाग्र उत्सर्जित होता है अभी। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एस बोल सकते हैं। ये अपने पास हो गया एस। तो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से इस स्लिट एस को अपन क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं, जिससे ये स्लिट एक प्रकाश स्रोत की तरह बिहेव करने लग जाती है। और यहां से क्या उत्सर्जित होता है भाई, तरंगाग्र चलता है। और फिर उसके बाद में इस एस के जस्ट सामने ये पर्दे का जो पॉइंट है, इसको अपन बोल सकते हैं ओ बोल सकते हैं। ये पर्दे का मध्य बिंदु हो जाएगा, इसको अपन बोल दिया इस प्रकार से ओ। इस ओ से बराबर दूरी पर यहां पर अपन एक स्लिट बनाते हैं, इसका नाम S1 हो जाएगा। और एक अपन यहां पे स्लिट बनाते हैं, इसका नाम क्या देगा आपके पास, S2 देगा। तो एक तो स्लिट अपन यहां पे बना दी, एक अपन स्लिट यहां पर बना दी। यहां पर इस वाली स्लिट का नाम तो क्या देगा, S1। और यहां पर ये वाली जो स्लिट है, इसका नाम क्या देगा आपके पास, S2 देगा। अब यहां पे S1 और S2 दोनों इस S से बराबर दूरी पर स्थित है। तो ये S क्या कहता है, इस S1 और S2 इन दोनों को प्रकाशित करता है। या यूं कह सकते हैं कि इस S से उत्सर्जित होने वाला जो तरंगाग्र है वो S1 तथा S2 दोनों पर आपतित होता है। और हाइगेंस ने बताया था कि किसी भी तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नवीन प्रकाश स्रोत की तरह बिहेव करता है, एक फ्रेश लाइट सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो यहां से भी क्या उत्सर्जित होता है, तरंगाग्र उत्सर्जित होता है, यानी तरंगिकाएं उत्सर्जित होती है। अब यहाँ पर S1 तथा S2 से उत्सर्जित होने वाली जो द्वितीयक तरंगिकाएं, वो द्वितीयक तरंगिकाएं यहाँ पर एक दूसरे के साथ में अध्यारोपित होती है। और अध्यारोपित होकर के इस पर्दे पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न यानी व्यतिकरण प्रतिरूप देती है भी। ठीक है ना। तो S1 S2 के बीच की जो डिस्टेंस है, S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस अपन ऐसे बोल सकते हैं कि O से S1 की डिस्टेंस और बराबर क्या हो जाएगी आपके पास, O से S2 की डिस्टेंस। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, D/2 बोल सकते हैं। यहाँ पर S1 से लेकर के S2 की जो डिस्टेंस है वो आपके पास D बन जाएगा। और इस पर्दे का जो मिड पॉइंट है, इसको अपन बोलेंगे O' बोल देंगे। तो इसके बाद में आपके पास O से O' की जो डिस्टेंस है ये आपके पास में कैपिटल D हो जाएगा अभी। तो दोनों जो स्लिट है S1 S2, इनके तल से इस पर्दे की जो डिस्टेंस है, जिस पर्दे पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखा जाना है, व्यतिकरण प्रतिरूप देखना है, इसकी जो डिस्टेंस है उसको अपन कैपिटल D बोल देंगे। और S1 S2 के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके पास में, स्मॉल d हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर होता क्या, देखिएगा इधर से, देखिएगा यहाँ पर जो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है वो क्या करता है, S को प्रकाशित करता है। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S को प्रकाशित करता है, जिससे क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो S है, वो तरंगाग्र उत्सर्जित करता है। तथा यह तरंगाग्र S1 तथा S2 को ये तरंगाग्र क्या करता है, S1 तथा S2 को प्रकाशित करता है भाई। ठीक है ना। ये तरंगाग्र क्या करता है, S1 तथा S2 को प्रकाशित करता है। जिससे S1 तथा S2 द्वितीयक तरंगिकाएं यानी सेकेंडरी वेवलेट्स उत्पन्न करती है। ये द्वितीयक तरंगिकाएं
परस्पर अध्यारोपित होकर पर्दे पर व्यक्तिगत प्रतिरूप उत्पन्न करती है। ये आपके पास में पर्दा है भाई। अब बात सुनना भी, ये आपके पास जो ओडेस है, इस ओडेस की S1 तथा S2 इन दोनों से दूरी बराबर है। तो इस ओडेस पर S1 तथा S2 से पहुंचने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं बराबर लंबाई का पथ तय करेगी। जैसे यहाँ पे पथांतर 0, तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा? अभी मैक्सिमा प्राप्त होगा, उच्चिष्ट प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो ओडेस पर क्या प्राप्त होता है भाई? केंद्रीय उच्चिष्ट, या केंद्रीय, इसको अपन बोल सकते हैं दीप्त फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, उत्पन्न होती है। ओडेस पर क्या होती है? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज उत्पन्न होती है। और इसके बाद ध्यान से देखना, तो इस दीप्त फ्रिंज के चारों तरफ एकांतर क्रम में दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज आपको प्राप्त होती है, यानी चमकीली और काली फ्रिंज आपको प्राप्त होती है तथा इसके पश्चात एकांतर क्रम में अदीप्त मतलब डार्क तथा दीप्त ब्राइट फ्रिंज उत्पन्न होती है भी, ठीक है ना। तो एक बार दोबारा से बता देता हूं, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है वो एस को क्या करता है? प्रकाशित करता है। जिससे एस से क्या होता है? तरंगाग्र उत्सर्जित होता है। ये तरंगाग्र S1 तथा S2 जो कि इस S से बराबर दूरी पर स्थित है, उनको प्रकाशित करता है। S1 तथा S2 इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होती है। ये द्वितीयक तरंगिकाएं एक दूसरे पर अध्यारोपित होकर के इस पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न करती है। इस पर्दे का जो केंद्रीय बिंदु होता है वो चमकीला प्राप्त होता है, यानी यहाँ पर अपने को दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, जिसको अपन बोलते हैं केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। और दीप्त के बाद में ध्यान से देखते हैं, तो यानी ब्राइट के बाद में डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, इस प्रकार से यू प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से अपने को संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की स्थितियां प्राप्त होती रहती है। और ये आपका इंटरफेरेंस पैटर्न हो गया भाई, ठीक है ना। तो ये आपका यंग का द्विच्छिद्र प्रयोग है। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद इसका मैथमेटिकल पोर्शन आपको समझाने वाला हूँ, इनको नोट करें एक बार आप अच्छे से। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चे, इसके बाद में अपन YDAC इसकी गणितीय व्याख्या वो अपन करने वाले हैं, इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। तो ये बन जाएगा आपके पास में YDAC की गणितीय व्याख्या। क्या होता है ध्यान से देखना, देखो वही अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से एक पर्दा लेते हैं, इस पर्दे के सामने एक पर्दा और लेते हैं, एक पर्दा, पर्दे के सामने इस प्रकार से पर्दा, और इसके सामने एक पर्दा जिस पर अपन व्यतिकरण प्रतिरूप देखने वाले हैं। यहां पर अपन क्या करते हैं, एक स्लिट बना देते हैं। ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत हो जाएगा, इसको अपन बोल देंगे सोर्स। और यहां पर ये जो स्लिट है, इस स्लिट का नाम क्या देगा आपके पास? S। और इस पर्दे का जो मध्य बिंदु है O जाएगा, इस O से बराबर दूरी पर इधर की तरफ S1।
इधर की तरफ आपके पास H2 बन जाएगा, H1 हो गया, ये H2 हो गया, और ओके बिल्कुल सामने वाला जो पॉइंट है इसको अपन बोलेंगे ओ डैश बोल देंगे। H1 H2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, स्मॉल डी। और इसके बाद ध्यान से देखना, देखो आपके पास जो ओ डैश है, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास है, कैपिटल डी, ठीक है ना। और इसके बाद देखना से ये आपके पास में ओडेस है, इस ओडेस पर आपको क्या प्राप्त होगा, ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होगी, क्योंकि S1 से ओडेस की डिस्टेंस H2 से ओडेस की डिस्टेंस बराबर है। तो इस S1 तथा H2 इन दोनों से ओडेस पर पहुंचने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के पथ की लंबाई बराबर है, जिससे यहां पर आपको क्या प्राप्त होगा अभी, जीरो पदांतर यानी समपोषी व्यतिकरण, यानी आपको सेंट्रल ब्राइट यहीं पे प्राप्त होगा। इसके बाद इस ओडेस से वाई डिस्टेंस पर आपके पास कोई भी एक जनरल पॉइंट है, सामान्य बिंदु, उसका अपन डेरिवेशन करने वाले हैं। तो यहां से वाई डिस्टेंस पर आपके पास में कोई भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट का नाम क्या देगा आपके पास में, इसको अपन बोल देंगे पी बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अब इस पी की अपने को चर्चा करनी है। इस पी पर देवदान से इस प्रकार से S1 से भी द्वितीयक तरंगिका पहुंचती है S1P, और इस पर इस प्रकार से H2 से भी द्वितीयक तरंगिका पहुंचती है, इसका नाम क्या देगा आपके पास, H2P। ठीक है ना। इस P पर S1 से भी द्वितीयक तरंगिका पहुंचती है, H2 से भी द्वितीयक तरंगिका पहुंचती है। तो इन दोनों द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच में जो पथांतर है वो अपन निकाल लेते हैं। P पर S1 तथा H2 से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं में पथांतर, पथांतर को अपन किसे लिखते हैं, डेल्टा से लिखते हैं। तो डेल्टा बराबर इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी H2P, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी S1P। तो इसको अपन बोलेंगे H2P माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, S1P हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में अपन एक काम करते हैं, देखो यहां पे इस S1 से इस H2P पर लंब डाल देते हैं। और ये जो परपेंडिकुलर ये कहां पर जाकर के काटता है, इस प्रकार से बिंदु M पर जाकर के काटता है। तो यहां पर आपके पास है से H2P, ये दो भागों में बट गया, H2M प्लस क्या हो जाएगा MP। तो इसको अपन लिख सकते हैं H2M प्लस क्या हो जाएगा आपके पास MP माइनस क्या हो जाएगा आपके पास H1P हो जाएगा। अब यहां पर मैं लिख देता हूं कि जो S1M है किस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपन ने, H2P पर। H2P पर अपन ने क्या कर दिया अभी, लंब डाल दिया है। अब बात सुना भी, यहां पर S1 H2 के बीच की जो डिस्टेंस है यानी स्मॉल d है, वो इस कैपिटल D की तुलना में बहुत छोटा अपन लेके चलते हैं। अगर ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस की तुलना में बहुत छोटी है, तो इस स्थिति में जो S1P और MP को लगभग अपन बराबर मान सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि यहां जो स्मॉल d है बहुत छोटा है, किससे भी, कैपिटल D से। इस कारण से आपके पास S1P लगभग बराबर हो जाएगा किसके भाई, MP के। तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई, डेल्टा बराबर, तो डेल्टा बराबर क्या बन जाएगा आपके पास से S1P MP, S1P MP इन दोनों को अपन कैंसिल आउट कर देंगे। तो डेल्टा बराबर क्या देगा आपके पास H2M, ये डेल्टा बराबर H2M आ गया। एक तो ये काम हो गया। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से, देखो इस O को अपन P से एक डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। ये इस प्रकार से आपके पास में क्या हो जाएगा अभी, OP, और इस OP का ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास में भाई, ये तो 90 हो ही गया ना, ये तो 90 है, ये तो मैंने लंब डाला इस पे,
तो ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास में, मान के चलिएगा थीटा। ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है थीटा। कौन सा एंगल है ये, इसको अपन बोल सकते हैं पी ओ डैश। तो ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है थीटा देगा। अब देखना से देखो, अगर ये आपके पास एंगल 90 डिग्री है तो इस स्थिति में ये वाला जो एंगल है इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, लगभग 90 डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है ना भाई। ये वाला अगर 90 होगा तो ये भी लगभग कितना हो जाएगा आपके पास 90। अब इसके बाद इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई थीटा, ये 90 हो गया। तो यहाँ पर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, बताओ भाई। ये आपके पास ये वाला एंगल टोटल 90 है, इसने से थीटा कम कर दिया तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 हो गया। यहाँ पर ये वाला एंगल क्या बन जाएगा आपके पास में, थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, थीटा, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी आपके पास में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो मैंने लिखा है कि यहाँ जो आपके पास है कोण पी ओ डैश बराबर कितना हो जाएगा थीटा। तो इस स्थिति में S2S1M भी कितना देगा आपके पास है, थीटा देगा, ठीक है ना। इसके बाद में ये आपके पास है जो छोटे वाला ट्राइंगल है S1 S2M, इसके लिए साइन थीटा लिख देते हैं। तो त्रिभुज S1 S2M से क्या हो जाएगा आपके पास है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना देगा आपके पास है S2M बटे कर्ण कितना देगा आपके पास S1 S2। S2M को यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा। S1 S2 को अपन क्या लिख सकते हैं, वहां से स्मॉल डी लिख सकते हैं। एक तो यहां से आपके पास है द्वितांश है, डेल्टा बराबर क्या देगा आपके पास स्मॉल डी साइन थीटा। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके पास में आ चुका है, जो कि कभी कभार काम आता है, रेयरली काम आता है, बट काम ऐसी जगह आता है कि अपन सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे डेल्टा बराबर डी साइन थीटा लगेगा। मैं तो आपको हालांकि क्वेश्चन के माध्यम से ये बात समझाऊंगा, बट फिर भी आपको तैयार रहना इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास जो एंगल थीटा बहुत छोटा एंगल है, और बहुत छोटा एंगल है, तो इस स्थिति में साइन थीटा को अपन लगभग क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि थीटा, या चलो साइन थीटा टेन थीटा को बाद में बराबर लिख देंगे अपन। इसके बाद में अपन बात करते हैं त्रिभुज ओ डैश पी से, इस त्रिभुज के लिए अपन लिखते हैं टेन थीटा। तो ओ डैश पी से टेन थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना हो जाएगा वाई, या इसको अपन बोल सकते हैं ओ डैश पी, और बटे आधार क्या हो जाएगा आपके पास ओ डैश। तो ओ डैश पी को अपन क्या बोल सकते हैं भाई वाई, और ओ डैश को अपन क्या बोल सकते हैं कैपिटल डी। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास वाई बटे कैपिटल डी। और यदि आपके पास जो थीटा है वो क्या भी अत्यल्प है, तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा लगभग 1 के बराबर होता है, और टेन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है। तो साइन थीटा भी थीटा और टेन थीटा भी कितना देगा आपके पास है, थीटा। तो इस स्थिति में आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर किसका देगा भी, टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बटे स्मॉल डी बराबर, टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, वाई बटे कैपिटल डी बराबर। अब यहां से आपके पास वाई बराबर डेल्टा कैपिटल डी बटे ये आपके पास स्मॉल डी हो जाएगा। और बेटा ये वाला जो फॉर्मूला ये आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो y बराबर डेल्टा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब यहाँ पर y क्या होती है, ओ डैश से p की डिस्टेंस होती है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इस बिंदु p पर S1 तथा S2 से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य पथांतर होता है। कैपिटल डी क्या होता है, इस S1 S2 की तल से पर्दे की डिस्टेंस होती है। और स्मॉल डी क्या होता है, अभी S1 तथा S2 के बीच की दूरी होती है, ठीक है ना। हर एक बात इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक बात बहुत ही ध्यान से सुननी है भी, ठीक है ना। अब यहां पर आपके पास डेल्टा क्या होता है, अभी पथांतर होता है। अब इस बिंदु P पर मैक्सिमा प्राप्त होगा या मिनिमा प्राप्त होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इस डेल्टा का मान है
वो 0, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा में से कुछ है तो पी पे क्या प्राप्त होगा, आपको मैक्सिमा प्राप्त होगा। और यदि लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई 2 इनमें से कुछ है तो इस स्थिति में पी पर आपको क्या प्राप्त होगा, मिनिमा प्राप्त होगा विनाशी व्यतिकरण के कारण। ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए। ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा बराबर कितना देगा आपके पास, एन लेमडा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि वाई एन बराबर एन लेमडा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके लिए डार्क फ्रिंज के लिए डार्क फ्रिंज के लिए आपके पास डेल्टा बराबर कितना होता है, टू एन माइनस वन लेमडा बाई 2 वाई एन बराबर कितना देगा आपके पास, 2n माइनस वन लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2 स्मॉल डी। तो ये आपके पास डार्क फ्रिंज की पोजीशन आ गई भी। अब जैसे मान के इसलिए आपको बोल दिया जाए कि चौथी जो फोर्थ ब्राइट है, तो फोर्थ ब्राइट की पोजीशन कहां पर होगी, तो ब्राइट वाले में एन बराबर कितना फुट कर देंगे, 4 फुट कर देंगे। तो आपको फोर्थ के लिए वाई प्राप्त हो जाएगा, यानी ओडे से फोर्थ की डिस्टेंस प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपको बोला जाए कि फोर्थ डार्क है वो कहां पे प्राप्त होगी, तो डार्क का ये फॉर्मूला, तो इसके अंदर एन बराबर कितना फुट कर देंगे, 4 फुट कर देंगे। ठीक है ना। तो आपको जो फोर्थ डार्क है उसकी जो स्थिति है, रेखीय स्थिति है, वो आपको प्राप्त हो जाएगी भी। ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको हो सके तो इस वीडियो को आप दोबारा से देख लें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी इसको नोट करें आप। तो देखिए बच्चों, ध्यान से देखना। देखो अपन ने डिस्कस कर लिया कि y बराबर कितना होता है आपके पास, डेल्टा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है। अगर अपन जैसे बात करते हैं कि इसके लिए ब्राइट फ्रिंज के लिए बात करते हैं, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए आगे आपके पास y बराबर डेल्टा का अपन क्या लिख सकते हैं, एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन आपके पास स्मॉल डी हो गया। और डार्क फ्रिंज के लिए ध्यान से देखना, देखो y बराबर क्या बन जाएगा आपके पास, 2n माइनस वन लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2 स्मॉल डी। ठीक है ना। यहां पर भी अपन n लिख देते हैं और यहां पर भी अपन क्या लिख देते हैं, n लिख देते हैं। अब सुनो मेरी बात है उधर से। एक टर्म आती है फ्रिंज चौड़ाई। क्या होती है फ्रिंज चौड़ाई, क्या होती है, ध्यान से देखना। देखो दो क्रमागत चमकीली अथवा दो क्रमागत काली फ्रिंजों के मध्य की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रिंज चौड़ाई बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूं फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज विड्थ, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अभी बीटा से। तो दो क्रमागत चमकीली अथवा काली फ्रिंजों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, भी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। जैसे अपन बात करते हैं बीटा, तो बीटा बराबर क्या होता है आपके पास, y2 माइनस क्या होता है आपके पास, y1 बराबर। तो एक बार तो इसके अंदर अपन 2 फुट कर देंगे तो कितना देगा, 2 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी।
एक बार अपन इसके अंदर एक पुट कर देंगे तो पहली और दूसरी के बीच का अंतर आ जाएगा, तो लेमडा कैपिटल डी अपन स्मॉल डी आ जाएगा। तो यहां से आपके पास है बीटा बराबर कितना हो जाएगा, आपके पास है लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और एक अपने बात करते हैं इसकी बीटा डेस की बात करते हैं। बीटा डेस भाई बीटा तो मतलब चमकीली फ्रिंज के लिए और बीटा डेस क्या हो जाएगी, काली फ्रिंज के लिए। तो बीटा डेस बराबर क्या हो जाएगा आपके पास y2 डेस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास y1 डेस हो जाएगा। यानी इसके आधार पर बात कर देते हैं, चलो इसको अपन डेस लिख देते हैं। तो n बराबर यहां पर अपन कितना पुट कर देंगे 2, तो 2 × 2 4, 4 माइनस 6 कितना देगा आपके पास है 3, तो क्या बन जाएगा आपके पास है 3 लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2 स्मॉल डी माइनस 1, यानी n बराबर कितना पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे। तो आपके पास कितना हो जाएगा अभी लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2 स्मॉल डी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बीटा डेस बराबर सॉल्व करने पर ये भी आपके पास है लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आ जाएगा। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मेरे समझ में आ रही है, मैं देख सकता हूं कि एक तो काली फ्रिंज और चमकीली फ्रिंज, इन दोनों की जो फ्रिंज चौड़ाई वो बराबर होती है भी। तो ब्राइट मतलब अपन लिख सकते हैं बीटा बराबर क्या देगा आपके पास है बीटा डेस बराबर लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यानी काली फ्रिंज है चमकीली फ्रिंज है, उसकी फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट एक उदाहरण से, एक जो बीटा है क्या वो एन पे डिपेंड करता है क्या, नहीं। यानी फ्रिंज चौड़ाई वो फ्रिंज क्रमांक पर डिपेंड नहीं करती, यानी सभी फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई बराबर होती है। चाहे पहली फ्रिंज देख लो, चाहे दूसरी फ्रिंज, चाहे 5वीं, चाहे 10वीं, कोई सी भी फ्रिंज ले लो, सभी फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई आपको बराबर प्राप्त होती है। यानी फ्रिंज चौड़ाई फ्रिंज क्रमांक पर डिपेंड नहीं करती है। इसके बाद आंसर देखना, देखो आपके पास जो बीटा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपके पास है लेमडा, ठीक है ना। यदि लेमडा का मान बढ़ेगा तो इस स्थिति में बीटा का मान भी बढ़ जाएगा। अपन बात करते हैं श्वेत प्रकाश में, वी आई बी जी वाई ओ आर, विबग्योर होता है, वी से लेकर के आर तक जो लेमडा होता है वो क्या होता है अभी बढ़ता है, तो बीटा है वो भी क्या होता है अभी बढ़ता है। एक वर्णीय प्रकाश एक तो अपन कैसे लेते हैं अभी भाई, ब्लू कलर का, नीला प्रकाश कहाँ में लेते हैं, एक पीला और एक लाल। कौन से प्रकाश के लिए जो फ्रिंज चौड़ाई सबसे ज्यादा प्राप्त होगी भी, रेड कलर की लाइट के लिए, ठीक है ना। और इसके बाद में एक होता है आपके पास बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपके पास है कैपिटल डी। यानी स्लिटों के तल से अगर पर्दे की दूरी को अपन बढ़ाते हैं तो फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी। एक बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास 1 अपॉन स्मॉल डी, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, कैपिटल डी अगर ज्यादा होगा तो इस स्थिति में बीटा क्या होगा, ज्यादा। इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो स्मॉल डी अगर आपके पास में क्या होगा अभी कम, तो इस स्थिति में बीटा क्या होगा, ज्यादा। एक अच्छे कॉन्ट्रास्ट के लिए, एक अच्छे विभेदन के लिए फ्रिंजें बड़ी बड़ी बननी चाहिए, और बड़ी फ्रिंजें तभी बनेगी जब बीटा का मान ज्यादा होगा, और बीटा का मान ज्यादा होने के लिए स्मॉल डी का मान कम होना चाहिए, कैपिटल डी का मान ज्यादा होना चाहिए। यानी स्लिटों के बीच की डिस्टेंस तो कम होनी चाहिए और स्लिटों से पर्दे की जो दूरी है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो स्लिटें पास पास में होनी चाहिए और स्लिटों से पर्दे की दूरी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। यानी स्मॉल डी है वो कैपिटल डी से बहुत बहुत छोटा होना चाहिए भाई, ठीक है ना। तो अपन बात कर सकते हैं अच्छे विभेदन के लिए, अच्छे विभेदन के लिए स्मॉल डी वेरी वेरी लेस देन क्या होना चाहिए आपके पास है कैपिटल डी, ठीक है ना। ये बात होगी भी। अब इसके बाद आंसर देखना, देखो नेक्स्ट अगला क्या है, अगर पूरे के पूरे फ्रिंज पैटर्न को आपने म्यू अपवर्तनांक वाले किसी पारदर्शी द्रव्य के अंदर रख दिया तो इस स्थिति में क्या होगा अभी, तो मैं लिख देता हूं, यदि संपूर्ण YDAC सेटअप को म्यू अपवर्तनांक वाले पारदर्शी द्रव्य में रख दिया जाए तो
क्या होगा ध्यान से देखना, देखो अपन जानते हैं कि बीटा डैश बटे क्या हो जाएगा आपके पास में बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है लेमडा डैश बटे लेमडा, और अपन जानते हैं कि लेमडा डैश बराबर कितना होता है आपके पास है लेमडा बटे म्यू और बटे में लेमडा, तो लेमडा से लेमडा को काट देंगे तो यहाँ से आपके पास है बीटा डैश बराबर क्या देगा आपके पास है बीटा डिवाइडेड बाई म्यू। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो म्यू है वो ऑब्वियसली क्या होता है अभी एक से बड़ा, तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो बीटा डैश है बीटा से क्या हो जाएगा अभी छोटा हो जाएगा, तो बीटा डैश क्या हो जाएगा आपके पास में बीटा से छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर सारे के सारे YDAC सेटअप को आपने किसी भी लिक्विड के अंदर शिफ्ट कर दिया तो इस स्थिति में फ्रिंज चौड़ाई वो क्या हो जाएगी भी कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी कम। अब ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि अगर मान के चलेगा जो आपकी 7वीं जो चमकीली फ्रिंज थी, ठीक है ना, वो मान के चलेगा 5वीं चमकीली फ्रिंज की जगह पर आ जाए, तो इस स्थिति में आपको म्यू ज्ञात करना है भी। ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको करवा के बताऊंगा अभी, ठीक है ना। ये वाली बातें आपके समझ में आ गई। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई है, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई ये क्या होती है भी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं भी एल्फा लिख सकते हैं। तो क्या होती है भी कोणीय चौड़ाई, कोण बराबर क्या होता है चाप बटा त्रिज्या, तो चाप तो आपके पास में क्या देगा बीटा, जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास में पर्दा है, ठीक है ना, और इसके बाद में ये आपके पास में पर्दा है, ये O हो गया, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये O डैश हो गया। ये जैसे मान के चलिएगा आपके पास में कोई भी फ्रिंज बन रही है, और इस फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो कितने आपके पास है बीटा, फ्रिंज की चौड़ाई कितने आपके पास है बीटा। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना देगा आपके पास है एल्फा, तो एल्फा बराबर कितना देगा भी, कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या, तो चाप तो कितना देगा आपके पास है बीटा और बटे त्रिज्या यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितना देगा आपके पास है कैपिटल डी, तो यहां से आपके पास एल्फा बराबर कितना देगा बीटा बटे कैपिटल डी, और बीटा बराबर कितना होता है लेमडा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, तो कैपिटल डी से कैपिटल डी कट जाएगा, तो लेमडा बटे ये आपके पास स्मॉल डी बन जाएगा भाई, ये आपके पास में कोणीय चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है ना। ये कोणीय फ्रिंज चौड़ाई आ चुकी है अपने पास में, ओके। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो देखिएगा अपन जानते हैं कि y बराबर क्या होता है, y बराबर डेल्टा कैपिटल डी अपॉन क्या होता है स्मॉल डी। अब यहां से आपके पास में जो डेल्टा है, डेल्टा बराबर क्या देगा आपके पास y स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। यहां पर डेल्टा आपके पास में क्या होता है पथांतर होता है, क्या होता है पथांतर, ठीक है ना। तो पथांतर से अपन कलांतर कैसे निकाल सकते हैं, कलांतर बराबर क्या होता है आपके पास में 2 पाई बटे लेमडा इंटू पथांतर होता है, तो यहां से अपन निकालेंगे कलांतर, तो कलांतर बराबर क्या होता है आपके पास में 2 पाई बटे लेमडा इंटू क्या होता है आपके पास में पथांतर, तो यहां से आपके पास में फाई बराबर 2 पाई बटे लेमडा इंटू डेल्टा बराबर क्या देगा, डेल्टा बराबर यह बन जाएगा आपके पास y स्मॉल डी अपॉन क्या होता है आपके पास है कैपिटल डी, तो बराबर हो जाएगा आपके पास 2 पाई y स्मॉल डी अपॉन, ठीक है ना, लेमडा कैपिटल डी। अपन एक काम करते हैं यार, यहाँ पे लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, इसको अपन क्या लिख देंगे बीटा लिख देंगे, तो 2 पाई वाई अपॉन बीटा लिख देंगे इसको अपन, तो 2 पाई वाई अपॉन
ये बीटा हो जाएगा। अपन जानते हैं कि इंटेंसिटी, तीव्रता आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होती है आपके पास 4I0 cos स्क्वायर 5/2, 4I0 cos स्क्वायर 5/2, 5 कितना हो जाएगा आपके पास में, ये इसको बाई 2 कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा पाई वाई अपॉन बीटा, और यही आपके पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला देगा भी। तो अगर आपको ध्यान से देखना, देखो पर्दे की सेंटर से यानी ओ डैश से वाई डिस्टेंस पर इंटेंसिटी निकालनी है, तो डायरेक्टली आप ये वाला फॉर्मूला काम में ले सकते हैं अभी। तो ये किसका फॉर्मूला है, पर्दे की सेंटर से वाई डिस्टेंस पर इंटेंसिटी डायरेक्टली अपन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई, इन सारी चीज़ों को नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, इसके बाद में अपन देखते हैं कि अगर YDAC एक्सपेरिमेंट में किसी भी एक स्लिट के सामने आपने कांच की कोई भी पट्टिका रख दी तो क्या होगा भी। तो अपन लिख सकते हैं कि YDAC में किसी एक स्लिट के सामने कांच की पट्टिका रख दी जाए, तो जैसे YDAC सेटअप का डायग्राम बनाता हूं मैं ध्यान से, इस प्रकार से यूं, ये S हो जाएगा, ये O जाएगा, ये S1 हो जाएगा, ये S2 हो जाएगा, ये आपके पास O डैश हो जाएगा, अब ध्यान से देखना, देखो यहां से इस प्रकार से S है ना, तरंगे चलती है, ये यहां पे चलती है। अब अपन इसके सामने क्या करते हैं, इस प्रकार से कांच की कोई भी पट्टिका रख देते हैं। अभी कांच की पट्टिका रख दी अपन ने, और ये जो कांच की पट्टिका, इसकी जो मोटाई है वो तो कितना देखिए एक्स, और इसका अपवर्तन कितना देगा आपके पास में, म्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब एक तो ध्यान से देखना, एक तो तरंग इसके अंदर से गुजरेगी, एक तरंग वो सीधी निर्वात के अंदर से जाएगी। जो इसके अंदर से गुजरेगी वो क्या करेगी, अतिरिक्त प्रकाश से पथ तय करेगी, और अतिरिक्त प्रकाश से पथ तय करेगी ना, तो इस स्थिति में यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर अपन बात करेंगे तो पथांतर जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक तो सीधी आएगी और एक इस प्रकार से यूं आएगी। तो ये वाली जो तरंग है वो ज्यादा प्रकाश से पथ तय कर देगी, इस कारण से आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा है, जो केंद्रीय उच्चिष्ट है, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो केंद्रीय उच्चिष्ट है वो आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ये आपके पास है केंद्रीय उच्चिष्ट हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये तो आपके पास ओडेश हो गया, और ये आपके पास है क्या देगा अभी, केंद्रीय उच्चिष्ट। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोलेंगे, Y0 बोल देंगे। और अपन बात करते हैं कि केंद्रीय उच्चिष्ट वो जिस तरफ आपने स्लिट रखी है ना, उस तरफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इस स्थिति में केंद्रीय उच्चिष्ट या केंद्रीय जो ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। कितना ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, Y0 बराबर कितना होता है आपके पास, डेल्टा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और डेल्टा अपन जानते हैं कितना होता है अभी,
म्यू माइनस 1 इंटू कितना देगा x, और इसके बाद है कैपिटल D अपॉन ये आपके पास स्मॉल d हो जाएगा अभी, ठीक है ना। अब देखना है, ऐसे देखो कितनी फ्रिंजें शिफ्ट हो जाती है ये मैं आपको बताता हूँ। तो कितनी फ्रिंजें यहाँ पे शिफ्ट होगी, जैसे मान के चलेगा यहाँ पे जो ब्राइट थी भाई, अपन बोल सकते हैं कि सेंट्रल ब्राइट जो यहाँ पे बन रहा था वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो नीचे से जैसे मान के चलेगा ये वाला ब्राइट है, ये वाला ब्राइट है, ये वाला ब्राइट है, ये वाला ब्राइट यहाँ पर आ गया। तो कितने शिफ्ट हो गए भी, एक फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है बीटा, तो n फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपके पास, n बीटा हो जाएगी। तो इस वाई डेस के अंदर ध्यान से देखना, देखो n फ्रिंज आ जाएगी, सॉरी वाई नॉट डिस्टेंस के अंदर n फ्रिंज आ जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं शिफ्ट हुई फ्रिंजों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं अपन, ध्यान से देखना। देखो मान के चलेगा n फ्रिंजें शिफ्ट होती है, तो n फ्रिंजों की संख्या n, एक फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है आपके पास है बीटा, बराबर कितना देगा आपके पास वाई नॉट। तो n बराबर कितना देगा आपके पास वाई नॉट बटे क्या देगा आपके पास है बीटा। वाई नॉट को अपन क्या लिख देंगे, वाई नॉट तो अपन निकाल ही लिया, म्यू माइनस 1 x इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और बीटा बराबर कितना होता है आपके पास है लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। स्मॉल d से अपन स्मॉल d को काट देंगे, कैपिटल D से अपन कैपिटल D को काट देंगे। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर इसको अपन बोल देंगे म्यू माइनस 1 x अपॉन लेमडा, x अपॉन लेमडा, ये बात होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन शिफ्ट हुई फ्रिंजों की संख्या यहां से अपन मालूम कर सकते हैं अभी। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, जो YDAC सेटअप है इसके अंदर इस सेटअप बनाते हैं अपन इस प्रकार से। ये हो गया, यहां पे अपन S बनाते हैं, इससे बराबर दूरी पर S1, इससे इधर की तरफ बराबर दूरी पर ये आपके पास है S2, ये O हो गया, ये O डैश हो गया। इसके बाद में यहां से इस प्रकार से तरंग चलती है, S1 को प्रकाशित करती है, यहां से जो तरंग चलेगी वो S2 को प्रकाशित करेगी। इसके बाद इसके सामने देवदान से यहां पे अपन एक स्लिट रख देते हैं, अपन इस प्रकार से एक कांच की पट्टिका रख दी, इसके सामने भी अपन एक कांच की पट्टिका रख दी है। यहां पे इस कांच की पट्टिका की जो मोटाई है वो कितना देगी आपके पास में, x मतलब इसका अपवर्तनांक कितना देगा μ1। इसी प्रकार से इसकी मोटाई कितना देगी x2, इसका अपवर्तनांक कितना देगा आपके पास में μ2। और आपको ऐसा बोला जा रहा है कि जो केंद्रीय उच्चिष्ट है वो एज इट इज रहता है, जहां पे सेंट्रल ब्राइट पहले था ना वहीं पे रहता है अभी। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल ब्राइट यहीं पे रहता है, ये यहाँ पे इस प्रकार से वापस यहीं पे प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में अपन लिख सकते हैं कि यदि केंद्रीय दीप्त अविस्थापित रहता है, केंद्रीय दीप्त अविस्थापित रहता है, तो इस स्थिति में ऐसा कब हो सकता है भी, तो इसके द्वारा उत्पन्न किया गया अतिरिक्त पथांतर और इसके द्वारा उत्पन्न किया गया अतिरिक्त पथांतर बराबर हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं डेल्टा 1 बराबर क्या देगा आपके पास है डेल्टा 2। डेल्टा 1 बराबर कितना देगा आपके पास μ1 माइनस कितना देगा आपके पास x, सॉरी μ1 माइनस 1 इंटू क्या देगा आपके पास x, यानी x1 बराबर क्या देगा आपके पास म्यू माइनस 1 इंटू क्या देगा आपके पास है x। ये बात हो गई। तो ये वाला रिलेशन होना चाहिए, तब आपकी जो केंद्रीय उच्चिष्ट है, आपका जो सेंट्रल ब्राइट है वो क्या रहता है, एज इट इज रहता है बच्चों, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आप नोट करें
ठीक है ना। और फिर उसके बाद में आज का अपना ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर को अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। तो बच्चों अपना जो लेक्चर नंबर 152 है ये यहीं पे फिनिश हो चुका है, ठीक है ना। इसके बाद अगले लेक्चर पर जब अपन मिलेंगे तो अगले लेक्चर पर अपन डिस्कस करेंगे, एक तो YDAC इसका थोड़ा सा बचा हुआ पोर्शन है वो अपन डिस्कस करेंगे, और इसके बाद इस पर अपन कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है ना। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स है वो भी अपन देखेंगे, और एक इसके बाद में जो पतली फिल्म है, इस पतली फिल्म से जो इंटरफेरेंस होता है, जो व्यतिकरण होता है, ठीक है ना, वो भी अपन डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर पर। तो अगले लेक्चर पर अपन इंटरफेरेंस उसको अपन फिनिश कर देंगे, और फिर उसके बाद उससे अगले लेक्चर से अपन डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन है उसको अपन स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों एक बात मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा है, चैप्टर थोड़ा सा अजीब सा है। अब वो आपके लिए अकेलों के लिए नहीं, सबके लिए है। ये पढ़ाना भी थोड़ा सा टफ है, पढ़ना भी थोड़ा सा टफ है। मेरे को पढ़ाना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तो आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। बाकी मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस है वो इसके बाद में आप सोल्व करना स्टार्ट कर दो, छांट के क्वेश्चन है, वे ऑप्टिक्स के आप क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दो। और फिर उसके बाद जब मॉड्यूल बाद में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको अच्छे क्वेश्चन है वो बोर्ड पे सोल्व करवा दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर पे।